गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास इज एट पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। और साथ ही साथ हमने इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी निकाली थी। हमने जाना था कि जितनी फोर्स हम पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं वो फोर्स हम उस सेंटर ऑफ मास पे लगाएं तो हमें इफेक्ट सेम ही मिलेंगे। वी आर एबल टू गेट सेम इफेक्ट और उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन अनइफेक्टेड। साथ ही साथ हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में भी निकाला था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। साथ ही साथ ये भी जाना था कि अगर दोनों मास सेम हो तो हमारा पोजीशन वेक्टर आर कितना निकलेगा, इन मिडिल निकलेगा। ये सारी बातें हमने जानी थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर वर्क करते हैं। जैसा हम कहते हैं कि अगर कोई इंटरनल फोर्स नहीं लगती है, इफ देयर इज नो इंटरनल फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन अ बॉडी, तो इन सच अ कंडीशन जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ द सेंटर ऑफ मास इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट की स्टेट में है, एंड the orientation or shape and size of the body get change, in that condition no external force is going to be apply। इस कंडीशन के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर जो बॉडी है वो रेस्ट, बॉडी का सेंटर मास जो है वो रेस्ट में ही रहेगा एट टोटल। तो सेंटर मास रेस्ट में ही रहेगा एज कम, और उसके सारे पार्टिकल डिसइंटीग्रेट इस तरीके से होंगे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है कि उनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहे। इन सिमिलर मैनर अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन एंड बॉडी गेट डिसइंटीग्रेटेड इन मिडिल, in that condition also center of mass is going to retain its original straight line when it get not disintegrated। जब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, जिस स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वो उसी स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा विदाउट गेटिंग डिसइंटीग्रेशन। तो इस बात को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है और केवल इंटरनल फोर्स वर्क कर रही है तो ऐसी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है। देयर इज नो चेंज गोइंग टू बी अकर्स इन द स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे सेंटर ऑफ मास को समझने की। इसके अंदर हम एक रेडियम का न्यूक्लियस लेंगे जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है अल्फा पार्टिकल एंड रेडियम में। इस कंडीशन के अंदर हम जानेंगे कि जब रेडियम न्यूक्लियस जो होता है ब्रेकडाउन होता है और रेडियम जो ब्रेकडाउन होता है अल्फा पार्टिकल एंड रेडियम पार्टिकल में, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो रेडियम जो हमारी स्टेट रेस्ट में था तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा। वहीं अगर वो मूव कर रहा था विद अ लीनियर वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी कंडीशन में डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो उसकी सेंटर ऑफ मास की स्ट्रेट लाइन को बनाए रखे, सेंटर ऑफ मास की स्ट्रेट लाइन को बनाए रखे। तो ये जो है, ये फिनोमेना जो है हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में बताएगी। साथ ही साथ हम दूसरी फिनोमेना के बारे में जानेंगे, अर्थ एंड मून सिस्टम। अर्थ मून सिस्टम, जो अर्थ एंड मून होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिवॉल्व अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इसका खतरा हो सकता है कि वो दोनों आपस में कोलाइड हो जाए। इससे बचने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो अर्थ एंड मून है वो फिक्स सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अर्थ एंड मून आर एट द अपोजिट पोल ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। जो अर्थ है उसका मास ज्यादा होता है, अर्थ का मास ज्यादा होता है, इसीलिए
अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से जो अर्थ होती है वो सेंटर ऑफ मास के पास होती है, ज़्यादा होती है, और वहीं मून जो होता है उससे थोड़ा दूर होता है। इस वजह से हमें लग सकता है इस वजह से हमें ये लग सकता है कि सेंटर ऑफ मास है या जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी जो अर्थ अर्थ और मून दोनों ही एक दूसरे के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। जिस तरीके से अर्थ एंड मून सिस्टम होता है, सन एंड अर्थ सिस्टम भी होता है। ये दोनों भी फिक्स सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इस कंडीशन में तो सेंटर ऑफ मास इन बिटवीन सन एंड अर्थ जो होता है वो सेंटर ऑफ मास सन के पास में ज्यादा होता है, क्योंकि सन का मास ज्यादा है। इसलिए हमें लगता है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, लेकिन एक्चुअली दोनों ही रिवॉल्व कर रही हैं। एंड एग्जांपल वी हैव बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स ऐसे स्टार होते हैं जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं अबाउट अ फिक्स सेंटर ऑफ मास। उनका सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है और उस सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं। ऐसे स्टार्स को हम बाइनरी स्टार कहते हैं। दीज स्टार्स आर सेड टू बी बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स जो होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास के अपोजिट पोल्स पे वो कनेक्टेड होते हैं। ये भी हमारे लिए एक सेंटर ऑफ मास का ही एग्जांपल है। एंड वन मोर एग्जांपल जो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है कि अगर, लेकिन एक और बात, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल आपको दिए उन सब में जो मेन बात वो ये है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, और जितना भी चेंज आया है बॉडी के अंदर इट इज ओनली ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। जो इंटरनल फोर्स है उसी के डिसइंटीग्रेशन हुआ है, मूवमेंट हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है वो भी इंटरनल ही है। ये सारी फोर्सेज जो है इंटरनल हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है दैट इज रॉकेट। जो रॉकेट होता है वो आसमान में उड़ता है, आसमान में एक पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक ट्रांजेक्टरी अपनी बनाता है। जब वो एक पैराबोलिक पाथ बनाता है, ट्रांजेक्टरी बनाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ऊपर उड़ते हुए बीच रास्ते में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और बीच रास्ते में डिसइंटीग्रेट होता है वो केवल अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से डिसइंटीग्रेट होता है। उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल होती हैं, ना के बराबर होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल मानने ना के बराबर होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास का पाथ होता है वो पैराबोलिक ही रहता है। सेंटर ऑफ मास का पाथ पैराबोलिक के बजाय और कोई दूसरा पाथ नहीं बनता। तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ ही दिखाता है, इवन इट गेट डिसइंटीग्रेटेड इन मिडिल ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हमने जाने अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या सीखा? तो हमने जाना if center of mass if center of mass of a body is in state of rest, is in state of rest, it remain in rest, it remain in rest, or moving with some velocity in straight line, in straight line, then continue to move in straight line, continue to move in
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। तो हमने क्या देखा, अगर सेंटर ऑफ मास स्टेट में है तो स्टेट में रेस्ट में रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। लेकिन व्हाट आर द कंडीशन, कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट ना करे। और दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, द चेंज इन ओरिएंटेशन or shape and size of a body is only due to internal force. Change in shape and size, shape, size and orientation of the body is due to internal force, due to internal force only, internal force only, केवल इंटरनल फोर्स की वजह से उसके ओरिएंटेशन एंड शेप और साइज में चेंज आना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन में सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आता। नोट इट डाउन। हाँ, तो इस बात को देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, देयर इज नो चेंज इन द ट्रांजेक्टरी of center of mass of the body if the force acting while changing shape, size or orientation are internal। तो हमारी बॉडी ट्रांजेक्टरी है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी बॉडी जो ट्रांजेक्टरी है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा अगर उस पर हमारी बॉडी पे जितनी फोर्स लग रही हैं, दीज ऑल आर द फोर्स आर द टाइप ऑफ इंटरनल, नॉट अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल। ट्रांजेक्टरी में जिस पाथ को वो अटेन कर रही है, जिस पाथ की तरफ वो जा रही है, जिस पाथ को उसने अटेन किया वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है? इंटरनल फोर्स और सेंटर ऑफ मास की वैल्यू सेम रहेगी ऐसी कंडीशन में। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड पहला एग्जांपल हम लेंगे, रेडियम एटम डिसइंटीग्रेट in two random, that is Rn and alpha particle
जो रेडियम का एटम था वो रेंडम एंड अल्फा पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हुआ ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ड्यू टू इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हुआ। एंड एक्सटर्नल फोर्स acting on it are very small, very small और negligible, बहुत कम थी उसके ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा उसका? ऐसी कंडीशन में अगर हम मान के चलते हैं ये हमारा पार्टिकल था, ये हमारा रेडियम का पार्टिकल था, ये RA इज अ पार्टिकल ऑफ रेडियम। नाउ ये दो पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हुआ है, एक हुआ इधर से यूं, अल्फा पार्टिकल में जो इधर जा रहा है, अल्फा पार्टिकल में गया, और दूसरा इधर की साइड दूसरा RN रेंडम। तो हमने क्या देखा, जो हमारा रेडियम का पार्टिकल था वो दो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुआ, और ये जो था रेस्ट में था उस समय। और इस कंडीशन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन इट, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस समय नहीं प्रेजेंट है। अभी यहां पे कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास जो था कम था, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी लेस इन दैट कंडीशन, सो वो थोड़ा ज्यादा दूर चला गया, और मास ऑफ रेडियम थोड़ा ज्यादा था तो वो उसके पास में है, तो बैलेंस द सेंटर ऑफ मास, समझ सकते हैं। जो ये रेस्ट में था, अभी ये कैसा था, रेस्ट में, इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो कुछ इससे डिसइंटीग्रेट हुआ कि ये आगे बढ़ा और ये थोड़ा ज्यादा चला गया, लेकिन अगर हम मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे, नेट वैल्यू निकालेंगे, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, इट्स वैल्यू रिमेन इन रेस्ट। या फिर हम जब इन को करेंगे, मोमेंटम को ऐड करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू रेस्ट में है। इसका मास ज्यादा था तो इसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन नेट मोमेंटम या नेट फोर्स जो होगी इन दोनों की जीरो के बराबर होगी, इन दोनों की बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने बताया कि इसमें जब डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला रेडियम के एटम में, तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं आया। वहीं अब क्या हुआ, अब जो हमारे रेडियम का एटम है ऐसे न जाने की बजाय अब क्या हुआ, यहां पे हमारा रेडियम का एटम था, यहां से चलता हुआ आया फोर्स पे, ये रेडियम का एटम था, और ये सम वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, इट इज गोइंग टू मूव विद सर्टेन वेलोसिटी। तो ऐसी कंडीशन क्या हुआ, ये यहां पर आकर डिसइंटीग्रेट हो गया। नाउ इट गेट डिसइंटीग्रेट एट दैट पॉइंट। तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, यहां से ये यूं गया, एक अल्फा पार्टिकल यहां से होते हुए यूं गया, दैट्स एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहां से होते हुए इधर की साइड में गया, हमने देखा। वहीं जो रेडियम का पार्टिकल था वो कुछ इस प्रकार से यहां से यूं गया,
इस तरीके से यूं गया। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका पार्टिकल का मास ज्यादा है, एज इट हैज मोर मास, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वहीं इसका मास कम था तो इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन नेट दोनों का जीरो है, नेट फोर्स जीरो रहेगी, या नेट मोमेंटम इनके बीच में जो आएगा वो जीरो के बराबर होगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास, अब दोनों कंडीशन सेंटर मास देखें तो सेंटर मास यहाँ पर रेस्ट में था, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहा, सेंटर ऑफ मास यहीं रहा। इस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इट इज गोइंग टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो उसके जब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद भी जब हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालते हैं, CM सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालते हैं, तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही रहती है, मीटर से सेम वेलोसिटी रहती है। हर एक पॉइंट पर हम यहाँ से निकालना चाहें यूं निकाल लो, यहाँ से यूं लेना चाहें यूं ले सकते हैं। हर एक पॉइंट पर जो हमें वेलोसिटी मिलती है, एट एवरी पॉइंट जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो सेम रहती है। सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होती है एट एवरी पॉइंट इट गोइंग टू बी रिमेन सेम, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो हमने क्या बोला, जो रेडियम एटम है, इफ इट इज इन रेस्ट और इन मोशन, इट इज कैपेबल टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन व्हाइल डिसइंटीग्रेशन। तो हम कह सकते हैं रेडियम एटम is able to retain its state of rest or motion about center of mass, about center of mass, about center of mass if no external force, if no external force acting on it, अगर रेडियम के एटम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कि, और डिसइंटीग्रेशन इज ओनली ड्यू टू इंटरनल फोर्स, तो डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है इंटरनल फोर्स की वजह से है केवल। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, और वो किसी वेलोसिटी मूव कर रहा था तो रेडियम एटम जो था उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। द वेलोसिटी ऑफ रेडियम एटम इज गोइंग टू बी रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज विद इन अ वेलोसिटी ऑफ दैट रेडियम एटम। तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नोट इट डाउन। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है अर्थ एंड मून सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ एंड मून सिस्टम के बारे में। जैसा हम जानते हैं जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, एंड जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये बातें हमने पढ़ रखी हैं। जो मून है और अर्थ है एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, एंड दीज फोर्स आर इंटरनल फॉर बोथ द बॉडी। इन दोनों बॉडी के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंटरनल होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल है और अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू इंटरनल एंड अट्रैक्टिव, तो ऐसी कंडीशन में इस बात का खतरा बनता है कि बोथ द बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। तो इस बात को ओवरकम करने के लिए या इस बात कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला सेंटर ऑफ मास का। हमने ये माना कि जो अर्थ है और मून है वो एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग एक दूसरे के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अर्थ एंड मून आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड according to the center of mass, and if there is no external force acting on both of them they are going to retain it। एक और बात, जो अर्थ है उसकी पोजीशन बदल सकती है लेकिन मून की पोजीशन बदल सकती है,
लेकिन हम जब कैलकुलेशन के दौरान लेते हैं, कैलकुलेशन के दौरान हम वर्क करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम केवल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से ही रिगार्ड करते हैं उनकी पोजीशन को, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डजंट गोइंग टू बी चेंजेस। उसी की वजह से हम सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसके बारे में आइडिया लगाते हैं। सेंटर ऑफ मास दोनों अर्थ और मून के बीच में होता है, तो वो थोड़ा अर्थ के पास में होता है। इट इज बिकॉज जो अर्थ है उसका मास ज्यादा होता है, अर्थ का मास ज्यादा होता है, और अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से इट इज बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज गोइंग टू बी मोर, तो सेंटर ऑफ मास अर्थ के पास में होता है। जैसे हमने यहां देखा था, उसके अर्थ के पास ज्यादा होता है। तो मैं ऐसा लगता है कि मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, क्योंकि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ मास के पास में है। और कई बार हम अर्थ को ही सेंटर ऑफ मास में मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। सो व्हाट इन एक्चुअल केस बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, दोनों ही एक दूसरे के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। जो सिस्टम हमने अर्थ और मून के लिए बताया, वो सिमिलर सिस्टम हमारी अर्थ और मून के, अर्थ एंड सन के बीच में भी होता है। अर्थ और सन के बीच में भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, जिसके चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि जो सन है वो सेंटर ऑफ मास के पास में है, अर्थ उससे थोड़ा दूर है, इसलिए हमें लगता है। और दूर क्यों है? क्योंकि सन का मास ज्यादा है, अर्थ का मास कम है सन के कंपेरिजन में। वहीं अर्थ का मास ज्यादा है मून के कंपेरिजन में, तो मून हमें रिवॉल्व करते हुए दिखता है, और अर्थ में रिवॉल्व करती हुई दिखती है, क्योंकि सन से उसका मास कम है। तो इस तरीके से हमने बताया सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम ये पता लगा पाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद भी एक दूसरे में अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, कोलाइड क्यों नहीं होते, क्योंकि ये दोनों बॉडी जो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पर होती हैं। बोथ द बॉडी आर गोइंग टू बी एट द अपोजिट पोल्स ऑफ ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट पोल पर प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम इस चीज को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखेंगे अर्थ एंड मून सिस्टम, अर्थ एंड मून सिस्टम। इसमें क्या होता है अर्थ एंड मून सिस्टम के अंदर? सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, इट इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। नाउ यहां हमारा सन प्रेजेंट है, हियर आवर सन S is going to be present. Now next point, हाँ, यहां और यहां तो ये हमारा कुछ सिस्टम है। फर्स्ट नोट इट डाउन। तो यहां पर इस हिस्से पर आवर अर्थ इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। Here we are going to be have earth here. It is the earth we are going to be have. ये हमारे पास अर्थ है जो कि सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। और सन के चारों तरफ, सॉरी, अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? हमारा मून। इट इज द मून वी आर गोइंग टू हैव। इट इज द अर्थ
इट इज द अर्थ वी आर गोइंग टू बी हैव, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास मून है। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड इनका पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे या सेंटर ऑफ मास जो होता है कहीं यहाँ पर होता है, और इसी सेंटर ऑफ मास को देखते हुए हम इसकी इलेप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं जिसके चारों तरफ ये रिवॉल्व अराउंड करते हैं सन के। इट इज सेंटर ऑफ मास CM ऑफ M एंड अर्थ, मून एंड अर्थ, या अर्थ एंड मून के बीच में सेंटर ऑफ मास है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब क्या है कि हम यहां देख रहे हैं क्लियरली कि ये अर्थ और मून एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अर्थ एंड मून आर गोइंग टू बी अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं अर्थ एंड मून एक दूसरे पर, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो सिंपलेस्ट रीजन बिहाइंड इट इज द सेंटर ऑफ मास। अर्थ के यहां से और अर्थ के यहां से ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये है डिस्टेंस का r1 एंड r2। हम क्लियरली देख रहे हैं ये दोनों अपोजिट पोल पर हैं, सेंटर ऑफ मास के अपोजिट पोल पर ये दोनों प्रेजेंट हैं। तो जब दोनों अपोजिट पोल पर प्रेजेंट हैं तो ये दोनों दूसरे दूर ही रहेंगे और सेंटर ऑफ मास के अराउंड प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरी बात हमें जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ मास के थोड़ा ज्यादा पास है। अर्थ इज गोइंग टू बी नियर एट द सेंटर ऑफ मास, और वहीं जो मून है वो सेंटर ऑफ मास से दूर है। अर्थ जो है सेंटर ऑफ मास के पास में है, वहीं मून जो है सेंटर ऑफ मास से थोड़ा दूर है। इसी वजह से इट इज देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास है पास होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मून जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, सॉरी मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड में, यूं करते हुए मून यहाँ से कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी हमें 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 यहाँ दिखता है। मून रिवॉल्व कर रहा है, हमें रिवॉल्व करता हुआ नजर आता है। व्हाट इन एक्चुअल जब मून रिवॉल्व कर रहा होता है तो हमारी अर्थ भी रिवॉल्व कर रही होती है इस प्रकार से, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, अकॉर्डिंग टू देयर सेंटर ऑफ मास। अगर इधर रिवॉल्व कर रही है तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ से ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर है तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये है तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। रिवॉल्व दोनों ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही रिवॉल्व कर रहा हो, एक्चुअली रिवॉल्व दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस थोड़ा दूर है। जैसे हमने ग्रेविटी पे चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है और एक बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि बॉडी नीचे गिर रही है, बट इन एक्चुअल बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अर्थ का मास ज्यादा है तो उसके अंदर वेलोसिटी कम है, बॉडी का मास कम है उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा है। इसी तरीके से ये जो है मून यहाँ पे रोटेट कर रहा है, मून इज गोइंग टू बी रोटेट अराउंड इट, वी आर गोइंग टू बी सी व्हाट इन एक्चुअल बोथ आर गोइंग टू रोटेट एट अपोजिट पोल, और ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। सो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट रहता है इन केस ऑफ अर्थ एंड मून सिस्टम, और ये सिमिलरली हमारे अर्थ और सन के लिए भी उतना ही कैपेबल है। अर्थ एंड सन जो हैं वो भी हमारे लिए कैपेबल रहते हैं, और हर एक पॉइंट पर भी यहाँ पर हम देख रहे थे अभी हमारा जो ये पोजीशन है, हो सकता था कि ये यहाँ पर आ जाए, हमारी अर्थ यहाँ हो, हमारी अर्थ यहाँ आ जाए, और हमारा जो मून है, मून जो है यहाँ से यूं रोटेट करे, और ये इसका सेंटर, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये मून है, तो इनकी पोजीशन को लिए हमें सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट से हम पता लगाते हैं। अभी ये रोटेट करता हुआ यहाँ आएगा, फिर यहाँ करते हुए इधर 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 होते हुए आएगा। तो जो सेंटर मास की पोजीशन है वही हमारी सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट देती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट इज
ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, या सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की मदद से ही हम इलेप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। क्योंकि अर्थ जो है कभी इधर उधर हो भी जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे इसके पोजीशन की वजह से हो भी जाता है, फिर भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी एक्टिंग एट दैट टाइम। कोई एक्सटर्नल फोर्स इस टाइम पे एक्ट नहीं कर रही है, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन में जो अर्थ एंड मून सिस्टम है वो जैसा है वैसा बना रहेगा। नोट इट डाउन। तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हमने इसमें क्या किया। अर्थ एंड मून attract each other with a gravitational force, with a gravitational force, gravitational force, gravitational force से अट्रैक्ट करती है, which is internal for them, which is internal force, internal force। जो अर्थ और मून जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इंटरनल फोर्स है उन दोनों अर्थ एंड मून सिस्टम के लिए। नाउ अर्थ एंड मून revolve around each other, revolve around each other at a fixed center of mass, at a fixed center of mass, फिक्स सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है उसके अराउंड में ही रिवॉल्व करते हैं। एंड अर्थ इज नियर, अर्थ इज नियर टू द सन, अर्थ इज नियर टू द सेंटर ऑफ मास, अर्थ इज नियर टू सेंटर ऑफ मास एज इट इज heavier। जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ मास के पास में होती है क्योंकि वो हैवी है, हैवी होने की वजह से कम डिस्टेंस में भी वो सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट दे देती है, और उसे और इसीलिए वो हमें रेस्ट में लगती है। वहीं जो मून होता है वो अर्थ से जो सेंटर ऑफ मास थोड़ा दूर होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। मून इज far from सेंटर ऑफ मास, दूर होता है सेंटर ऑफ मास, एज इट इज लेस heavier देन अर्थ। वो लेस हैवी होता है अर्थ के कंपेरिजन में, एंड नेक्स्ट लेस हैवी होता है अर्थ के कंपेरिजन में, और साथ ही साथ इट इज देयरफॉर मून appears to revolve around the earth, revolve around the earth। जो मून है
अर्थ के चारों तरफ हमें रिवॉल्व करता हुआ नजर आता है। इसीलिए जो मून होता है हमें अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ नजर आता है। And next thing is elliptical orbit of the earth around the sun is determined by the center of mass. Elliptical orbit of earth or any other planet or any other planet, कोई सा भी planet हो, is based on the concept of center of mass. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर ही बेस करके हम किसी भी प्लैनेट की इलेप्टिकल ऑर्बिट को डिजाइन करते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट डिजाइन करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के प्रोस्पेक्ट पर ही चलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर, जैसा कि हमने बोला मून एंड अर्थ के बीच में सिमिलर टू मून एंड अर्थ, सन एंड अर्थ also have a center of mass, center of mass। जो अर्थ और मून की तरह ही सन और अर्थ के अराउंड भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। एंड सन इज नियर टू सेंटर ऑफ मास, सन जो होता है सेंटर ऑफ मास के पास में होता है, ड्यू टू इट्स हैवी मास, ड्यू टू इट्स हैवी मास, ड्यू टू इट्स मास से कह सकते हैं, ड्यू टू इट्स मास। एंड अर्थ इज फार from center of mass as it has less mass, क्योंकि उसका मास जो होता है कम होता है। So earth appears to revolve around, earth revolve around the sun, earth appear to revolve around the sun। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हुई हमें नजर आती है। नोट इट डाउन। हाँ, इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल पाथ, एक बात, जो अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि वो इलेप्टिकल पाथ अटेंड करे। हाँ, तो अर्थ एंड मून सिस्टम का जो सेंटर मास होता है वो इस तरीके से रोटेट करता है कि सन की यात्रा वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। एंड हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मून revolve on the sun in elliptical orbit। और इसके लिए अर्थ मून सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो वो होती है सन के द्वारा। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मून इज ड्यू टू
sun. So external force due to sun, due to sun on moon and earth system. मून और अर्थ सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो सन के द्वारा लगाई जाती है. सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अर्थ एंड मून सिस्टम. नोट इट डाउन. तो अभी तक हमने क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो क्लोजिंग इट. हाँ, तो आज हमने जाना कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी होता है वो रेस्ट में रहेगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी रिमेन एट रेस्ट अगर जो बॉडी किसी वेलोसिटी से और क्या हम बोल रहे थे, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का या सिस्टम ऑफ बॉडी का रेस्ट में रहेगा अगर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेज जो हैं वो इंटरनल हैं और एक्सटर्नल फोर्स उस पर या तो लगी ही रही हैं या लग रही तो ना के बराबर वेरी वेरी स्मॉल लग रही हैं. इन सिमिलर मैनर अगर वो सेंटर ऑफ मास किसी स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में एक वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. इट इज गोइंग टू बी मूव इन स्ट्रेट लाइन विद एन वेलोसिटी और उसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा. Even the body get disintegrated or their shape or size get changed due to internal force. And in that condition, no external force is going to be act on it. So, condition 1 क्या थी? अपनी रेस्ट और मोशन की कंडीशन को रिटेन करने की सेंटर मास के लिए दो कंडीशन थी. पहला तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे और जो शेप और साइज में चेंज आ रहा है या ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है वो इंटरनल फोर्स के द्वारा होना चाहिए. इस बात को हमने बोला देयर इज नो चेंज इन ट्रांजैक्टरी. ट्रांजैक्टरी में कोई चेंज नहीं आएगा ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी में अगर जो फोर्स एक्ट कर रही हैं जो कि उसके शेप साइज और ओरिएंटेशन को चेंज कर रही है वो इंटरनल हैं. इसके हमने एग्जांपल लिए. एग्जांपल में पहला एग्जांपल रेडियम का. जो रेडियम का एटम होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एटम रेडियम गेट डिसइंटीग्रेट इनटू अल्फा पार्टिकल एंड रेडियम पार्टिकल. और डिसइंटीग्रेट जो होता है उसके डिसइंटीग्रेट होने में इंटरनल फोर्स जो होती है ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स आर गोइंग टू बी नेग्लिजिबल. एक्सटर्नल फोर्स जो होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं ना के बराबर होती हैं. यहां पर हमने देखा रेडियम का जो पार्टिकल है वो रेस्ट में था. रेडियम पार्टिकल इज गोइंग टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. जब रेडियम का पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में है, रेडियम का पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में है तो ऐसी कंडीशन में रेडियम का पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में है तो इस स्टेट में जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और रेडियम पार्टिकल ये दोनों निकले. जो रेडियम का पार्टिकल उसका मास ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम थी. वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लेस और इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी तो वेलोसिटी से दूर चला गया और ये मास m1 मास m2 लेकिन दोनों का नेट मोमेंटम एट बोथ द कंडीशन इज गोइंग टू रिमेन सेम. मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया. दोनों कंडीशन मोमेंटम ऑफ द बोथ बॉडी इज गोइंग टू रिमेन सेम. मोमेंटम दोनों बॉडी का सेम ही रहा. वहीं हमने देखा यहाँ पर रेडियम के एटम के अंदर जो एटम का रेडियम का एटम जो है यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फोर्स लगाई. वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन इट. जब हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो यहाँ पर इसके एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था रेडियम का एटम तो ये डिसइंटीग्रेट हुआ इधर और डिसइंटीग्रेट हुआ इधर. इधर इसकी वेलोसिटी इसका मास वही था और वेलोसिटी इसकी v1 थी और इधर m1 m2 एंड v2 इसकी वेलोसिटी थी या मोमेंटम था. दोनों कंडीशन में m1 v1 m2 v2 और फोर्स कैसी थी, इंटरनल. फोर्स इज गोइंग टू बी इंटरनल फोर्स. जब फोर्स इंटरनल थी तो हर पॉइंट पर जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में मिली वो सेम मिली, उसमें कोई चेंज नहीं आया. तो हमने बोला कि रेडियम का जो एटम है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को रिटेन कर सकता है अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट.
नेक्स्ट हमने देखा अर्थ एंड मून सिस्टम। अर्थ एंड मून सिस्टम के अंदर हमने देखा जो सेंटर ऑफ मास होता है मून और अर्थ का, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बना के देता है, हमने जाना था। तो हमने बताया था कि अर्थ और मून के सिस्टम के अंदर एक इंटरनल फोर्स वर्क करती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ एंड मून सिस्टम के लिए एक इंटरनल फोर्स की तरह वर्क करती है, और इनका जो सेंटर, हाँ, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट न कर लें, इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट निकाला सेंटर ऑफ मास का। जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है इन दोनों के बीच में यहां पर कहीं आता है। जो ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास की मदद से, सेंटर ऑफ मास की मदद से हमने ये देखा कि इसका मास m1 है, इस मून का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, अर्थ का मास m2, वेलोसिटी v2, और इनके पोजीशन वेक्टर को हम निकालना चाहते थे, पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं हम लाइक दैट m1 v1 प्लस नहीं, पोजीशन वेक्टर r1 से निकलता है r1 r2 अपॉन m1 प्लस m2 करके हम इनके पोजीशन वेक्टर r के पोजीशन वेक्टर को भी वर्कआउट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को भी हम निकाल सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के पास हम ये देख पा रहे हैं कि जो अर्थ है वो पास में है और मून जो है दूर है। इसका भी रीजन यही है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इंटरनल फोर्स है तो, और जो हमारी अर्थ है उसका मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम है और डिस्टेंस भी कम होगा, तो इसलिए वो सेंटर ऑफ मास के पास में है, और वहीं मून जो है उससे थोड़ा दूर है, तो इसलिए अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर लेता है। लेकिन दोनों का जो नेट है वो जीरो ही निकलेगा। सो हमने बोला कि अर्थ एंड मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से जो कि इंटरनल होती है, और अर्थ और मून रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के फिक्स सेंटर ऑफ मास पर। एंड अर्थ एंड मून जो होते हैं उसके अंदर जो अर्थ हैवी होती है इसलिए सेंटर ऑफ मास के पास होती है, और वहीं जो मून होता है दूर होता है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के थोड़ा दूर होता है क्योंकि उसका मास कम होता है। लेकिन इसी के अपोजिट जो अर्थ की वेलोसिटी कम होती है और डिस्टेंस भी कम होता है, वहीं मून का डिस्टेंस भी ज्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ। और सेंटर ऑफ मास जो होता है अर्थ एंड मून का, वो एक इलिप्टिकल ट्रांजेक्टरी देता है अराउंड दी सन। सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ट्रांजेक्टरी देता है, और उनके बीच में अगर कोई फोर्स लग रही है या एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, कोई लगाने वाला है, तो वो हमारा सन है जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स इन बॉडीज पर एप्लीकेबल करता है। जिस प्रकार से हमारा सन एंड मून का सिस्टम होता है, एज वी हैव सिस्टम ऑफ सन एंड अर्थ एंड मून, वी आर गोइंग टू हैव अ सिस्टम, वी आर गोइंग टू हैव अ सिस्टम ऑफ सन एंड अर्थ ऑल्सो। सन एंड अर्थ के सिस्टम के अंदर भी हमें यही तरीके सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और सन का मास ज्यादा है इसलिए उसका अर्थ और सन का सेंटर ऑफ मास अगर कोई होगा तो वो सन के पास ज्यादा होगा। सन के पास अगर हम सेंटर ऑफ मास माने तो सन सेंटर ऑफ मास सन के पास ज्यादा होगा, कुछ इस तरीके से ये CM, ये CM ड्यू टू अर्थ एंड सन, यहां से यहां, तो ये इन दोनों के बीच में सेंटर यहां से इस तरीके से सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये दूर है R1, ये पास है, इसे चलो इसे R हमने इसे R2 लेंगे, इसका मास M1, इसका मास M2, तो इस तरीके से हम इसका भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नोट इट डाउन।